Good morning, dear. Good morning, students. This is chapter number 7, alternating current, and this is lecture number 5. And today's topic is LC oscillations. L means inductance and C means capacitance. So we have a circuit of inductor and capacitor. Both are connected to each other. The oscillations of energy takes place, right? So we have two components. One is a capacitor and another one is inductor. You know that the component capacitor always store the electric charge. So it contain or it store the energy in the form of electrical energy, right? Charge means electrical energy. तो इसकी जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी. वेयर एज इन इंडक्टर it performs the self induction due to change in magnetic flux. So the energy of inductor is always is magnetic energy. Now you know the formula of electrical energy of capacitor, half CB square. Half CB square. Similarly, inside the inductor, it is in the form of magnetic energy, and the energy of inductor is half Li square. Half Li square. It means whenever there is a current in inductor, there will be the magnetic flux, and if there is a magnetic flux, it means there is magnetic energy. तो हमने क्या किया है, एक कैपेसिटर लिया है, ये पूरी तरीके से चार्ज है, ठीक है ना. ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और इसको कनेक्ट कर दिया एक इंडक्टर के साथ. एंड वी आर अप्लाइंग हियर अ की, स्विच, जिसको स्विच कहा जाता है. जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे यानी की को क्लोज करेंगे, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा. तो क्या होगा, यहां से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के पहुंचेंगे पॉजिटिव प्लेट तक. तो करंट सेट हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जब इसमें करंट जाएगी इंडक्टर में, तो इसका फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, तो इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी आने लगेगी. तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चली जाती है इंडक्टर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. ठीक. अब समझिए इस बात को कि जब कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां पहुंच जाएगी, इंडक्टर के अंदर. एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो इसकी एनर्जी चली जाएगी इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. अब ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज होगी. फिर क्या होगा कि इंडक्टर का जो फ्लक्स था वो मैक्सिमम हो चुका है. अब वो फ्लक्स जो है टाइम के साथ साथ डिके होगा. जब डिके होगा तो करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी, यानी अब चलेगी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब वो क्या करेगा, कैपेसिटर को फिर चार्ज करने लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. अब की बार इसकी ये वाली प्लेट, ऊपर वाली प्लेट हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, और फिर इसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा. इसका मतलब कैपेसिटर को इसने चार्ज कर दिया. तो इसकी एनर्जी यानी इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी कैपेसिटर के अंदर चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इस तरीके से एनर्जी का ऑक्सीलेशन होता चला जाता है कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच. ठीक है. नाउ दिस इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर एट टाइम t इक्वल टू 0. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मैक्सिमम, क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज, और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, 0. लेकिन कुछ टाइम के बाद एट t इक्वल टू t/8, t का मतलब कैपिटल T का मतलब टाइम पीरियड, हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं. अब इसकी एनर्जी आधी रह गई और यहां भी कुछ फ्लक्स आ गया, तो इसकी भी एनर्जी बन गई है मैग्नेटिक एनर्जी. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी इस केस में इक्वल हो गई. देखिए बेटा, पहले वाले केस में केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, मैग्नेटिक एनर्जी 0 थी. अब दोनों इक्वल हो गई. फिर अगले टाइम इंटरवल में क्या होगा, 2t/8 टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी कैपेसिटर अब पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गई. तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, यानी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी.
फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल में क्या होगा, 3t/8 पे क्या होगा कि इसका फ्लक्स क्योंकि मैक्सिमम हो गया था, अब क्या होगा, फ्लक्स डिके करेगा। जब डिके करेगा तो ये कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये प्लेट अब नेगेटिवली चार्ज होने लगी। पहले क्या थी, पहले केस में जब शुरुआत हुई थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी, अब ये चार्जिंग शुरू हो गई इसकी। यहां तक तो डिस्चार्जिंग हुई पहली रो में, अब क्या हो रही है, चार्जिंग। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो इंडक्टर था वो उसका फ्लक्स 0 हो गया और कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो गया। ठीक, अब फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इसकी हाफ ऑफ द एनर्जी वो इसके अंदर फिर से चली गई इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ये बात कर रहे हैं हम 5t/8 टाइम इंटरवल। अब दोनों इक्वल हो। अगले स्टेप में कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में क्या होगा, 7t/8 पे आधी एनर्जी इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी रहेगी और आधी एनर्जी से इसने इसको चार्ज कर दिया। ठीक है, और जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी T = कैपिटल T, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम, मैग्नेटिक एनर्जी 0। अब आप देख रहे हैं कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो गया है। जैसी पहली कंडीशन थी वैसी कंडीशन अभी भी आ गई। इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, दिस इज AC साइकिल। तो इसमें एनर्जी का ऑक्सीलेशन होता चला जाता है। फिर से बता रहे हैं कैपेसिटर की जो एनर्जी थी हाफ CB², वो इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी जो कि हाफ LI² होती है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। एक बार चार्जिंग होगी कैपेसिटर की, एक बार डिस्चार्जिंग, पहले डिस्चार्जिंग फिर चार्जिंग। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू होती चली जाती है और हमें ऑक्सीलेशंस मिलने लगते हैं। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को यहां से समझेंगे, ये शुरुआत है यहां से, वही डायग्राम है लेकिन हम चार्ज की बात करेंगे यहाँ पे। पहले इसका चार्ज मैक्सिमम था Q0, अगले टाइम इंटरवल में क्या हुआ, आधी आधी एनर्जी हो गई। ठीक है ना, इसका मतलब हम यहाँ कहीं इस पोर्शन पे पहुंच गए। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें सारी मैग्नेटिक एनर्जी बन गई है तो कैपेसिटर का चार्ज कितना हो गया, 0, यानी हम यहाँ पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो हाफ हाफ एनर्जी हो गई, हाफ इलेक्ट्रिकल हाफ मैग्नेटिक, तो हम इस स्टेप पे पहुंच गए। अगले स्टेप की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो गया है, इसका मतलब चार्ज आ गया इस पे, इस पॉइंट। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हुआ ना, तो हम यहाँ पहुंच गए नेगेटिव डायरेक्शन के पीक। नेक्स्ट स्टेप में हाफ हाफ एनर्जी होगी तो हम इस पोर्शन ऑफ द ग्राफ पे पहुंच गए। और नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो अब मैग्नेटिक एनर्जी पूरी तरीके से आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 हो गई, तो इसका मतलब हम इस पोर्शन पे पहुंच गए। अगले स्टेप में हम यहाँ पे पहुंच गए और इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू है। तो अगर आप देखें तो चार्ज जो है वो मैक्सिमम से शुरू हुआ है, तो हम कहेंगे Q = Q0 cos ω t। अब मुझे इसकी करंट निकालनी है तो dQ/dt कर दूंगा। dQ/dt जैसे ही करूंगा मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी I = I0 sin ω t, ये वाली एक्सप्रेशन। इसका मतलब जब चार्ज फ्लो करना शुरू करा है तो हमको करंट मिलेगी इस तरीके की साइनोसोडल करंट, इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो दिस इज द ऑक्सीलेशन। ये एनर्जी है कैपेसिटर की, ये एनर्जी है ये क्या कहते हैं इसे हम, इंडक्टर की। इंडक्टर के जो अंदर जो एनर्जी है वो UB है, मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है, इसी को कहते हैं LC ऑक्सीलेशन। ठीक, अब आप ग्राफ देखें तो दीज आर द ऑक्सीलेशन, दिस इज कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, कोई एनर्जी का डिसिपिएशन नहीं है, यानी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द टाइम, सो इट इज कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अब अगर हम दूसरी बात करें तो सर्किट में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी एनर्जी जरूर रिलीज होती रहती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होकर वेस्ट होती रहती है, तो एक्चुअल में ऑक्सीलेशंस होते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है ना, धीरे धीरे जब प्रोसेस चलती रहेगी तो एक बार एनर्जी सराउंडिंग को चली जाएगी। ठीक, तो दिस इज डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अब अगर मुझे स्प्रिंग के साथ इसका कंपैरिजन करना हो
तो देखिए स्प्रिंग पे क्या होता है, जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ जाती है, हो जाती है हाफ kx² या ka²। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। लेकिन जब आप इसे छोड़ते हैं तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी और कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर वो मीन पोजीशन पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई, लेकिन उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। जैसे झूला है, झूला अगर मीन पोजीशन पे आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। अब जैसे ये मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो हो जाएगी, और फिर ये कंप्रेस होगा तो कंप्रेशन के टाइम पे फिर उसके अंदर क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एलसी ऑक्सीलेशंस में भी हो रही है, एनर्जी का ऑक्सीलेशन होता चला जा रहा है, ठीक है ना। ये जो स्प्रिंग बनाई है हमने केवल कंपैरिजन दिखाने के लिए बनाई है, इसका एलसी ऑक्सीलेशन से कोई लेना देना नहीं। अब इस एलसी ऑक्सीलेशंस पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, द फाइनल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सिंपल हार्मोनिक इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशंस विद ओमेगा एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती थी, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये तो है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम इसे भी क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। लेकिन अगर मुझे केवल फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf। तो इसका मतलब f इज इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट LC ऑक्सीलेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।